नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हॉस्पिटल गुरु डॉक्टर के में। मैं डॉक्टर कमल। आज मैं आप सबके सामने हमारे ब्रेन से जुड़ी समस्याओं के बारे में ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मुख्य रूप से आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज मीन्स ब्रेन में ब्लड का क्लॉट हो जाना। ये क्लॉट क्यों होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या हैं और इसके उपाय क्या कर सकते हैं हम इससे बचने के लिए, बचाव के उपाय। ब्रेन हेमरेज को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैरालिसिस या लकवा के नाम से भी जानते हैं, या ये कहें कि ब्रेन हेमरेज ही पैरालिसिस और लकवा का कारक है। उसकी वजह से ही ये पैरालिसिस या लकवा का जो अटैक आता है वो आता है। तो आज हम पूरी तरह से विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज होने के कई कारण होते हैं। सबसे मुख्य जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर की बढ़ी हुई रहने की शिकायत होती है, उन मरीजों में सामान्यतः यह देखा गया है कि दिमाग की नसें फट जाती हैं और उसकी वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज होता है। दूसरा मुख्य कारण होता है इंजुरी। किसी भी प्रकार की इंजुरी, कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं से कोई व्यक्ति गिर गया या किसी कारणवश सिर में चोट लगी जिसकी वजह से उनके दिमाग में चोट लग गई, उसकी वजह से भी ब्रेन में ब्लड का क्लॉट जमा हो सकता है। तीसरा मुख्य कारण होता है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मीन्स शरीर में जो नसें होती हैं जो दिमाग में खून सप्लाई करती हैं, उन नसों का पतला होकर के फूल जाना, फूल करके फिर फट जाना, जिसकी वजह से भी दिमाग में खून का रिसाव हो सकता है। चौथा मुख्य कारण होता है ब्लड में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड के डिसऑर्डर्स, स्पेशली जो ब्लड को क्लॉट करने वाले तत्व होते हैं, जो खून का थक्का जमाने वाले तत्व होते हैं, उन तत्वों की कमी होना, जो कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों में होती है, जैसे कि अपना डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। इस टाइप की बीमारियों में प्लेटलेट लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं होती हैं। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो ब्लड को एक निश्चित मात्रा में पतला या गाढ़ा बनाकर रखता है, जिसकी वजह से चोट लगने से या किसी भी कारण से यदि खून का रिसाव हो रहा है तो काफ़ी एक नियमित समय में जमना चालू हो जाता है। तो यदि इस फैक्टर की कोई गड़बड़ी होती है तो भी ब्रेन में ब्लड का रिसाव हो सकता है। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंसिव ब्लीड के बारे में। हाइपरटेंसिव ब्लीड मीन्स बीपी के बढ़ जाने की वजह से दिमाग में खून का रिसाव का होना। मुख्य रूप से इसका कारण हमको बात से ही, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यदि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो वो क्या कर सकता है, ब्लड प्रेशर हमारा दिमाग में नसों को फाड़ सकता है अत्यधिक प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो हमें, यदि वो व्यक्ति जो रेगुलर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं या अपना ब्लड प्रेशर प्रॉपर समय में जांच नहीं कराते, उसका नियमित उपचार सही समय पे सही ढंग से नहीं लेते हैं, उनको इस चीज़ के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। देन हम सोचते हैं कि जो ठंडियों के मौसम में लोगों को लकवा ज़्यादा क्यों मार जाता है। ठंड के समय में ऐसा होता है कि नसें काफ़ी सिकुड़ सी जाती हैं और नसों के सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से भी दिमाग में लकवा मारता है, ब्रेन हेमरेज होता है। देन फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि किडनी की बीमारी, जिसमें बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ आता है। तो इस टाइप की बीमारियों में भी ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बने रहते हैं। साथ में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें खून पतला करने की दवाइयां चलानी पड़ती हैं, और उन दवाइयों की वजह से भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि खून पतला रहेगा। नसें यदि कहीं से फटती हैं, स्पेशली यदि ब्रेन की नसें फट जाती हैं, तो वहाँ पे ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई रहती हैं। बात करें लक्षण के बारे में, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य लक्षण होता है सिर दर्द, उल्टी आना, आवाज़ का ठीक से ना निकलना, हाथ पैर में कमजोरी आना, शरीर के हो सकता है दोनों हिस्सों में कमजोरी आए या किसी एक हिस्से में कमजोरी आए। देन फिर बेहोशी का आना, या शरीर के अंग, हाथ पैर का आपस में तालमेल न बना पाना। देन फिर इसमें एक मुख्य सिम्टम झटका आना, जो हर किसी पेशेंट को तो नहीं आता, मगर संभावनाएं रहती हैं कि किसी मरीज को झटके भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई हाइपरटेंसिव ब्लीड और उसके लक्षण। मगर इससे हम बचें कैसे? तो बचाव के लिए मुख्य रूप से हमें हमारे ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल करना है। विशेष तौर पे 35 से 40 की उम्र के जो व्यक्ति हैं, इन्हें एक अपना रूटीन जांच ब्लड प्रेशर का कराते रहना चाहिए।
जिससे कि उन्हें ये समझ में आए कि हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित है अथवा नहीं है। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से मेडिसिन ले करके एक नियमित मात्रा में निश्चित समय में उसको लेते रहिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और किसी भी प्रकार की ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां आपको ना हो पाएँ। विशेषकर वो लोग जिनके फैमिली में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, मीन्स जिनके ब्लड रिलेशन में किसी को ब्लड प्रेशर है, मम्मी पापा को है, दादा दादी को है, नाना नानी को है, चाचा को है, बुआ को है, तो इन प्रकार के व्यक्तियों को अपने ब्लड प्रेशर से संबंधित जांचों को समय पे करवाते ही रहना चाहिए, ताकि उनमें यदि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई लक्षण दिखते हैं तो वो उसको आसानी से मैनेज कर सकें। दूसरी चीज़ कि वो व्यक्ति जिन्हें बीपी की शिकायत है और वो रेगुलर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो नियमित समय पे लेते रहें, ब्लड प्रेशर की जो जांचें हैं वो नियमित समय पे कराते रहें, ताकि आपको ब्रेन हेमरेज जैसी कोई बीमारी ना हो पाए। ब्रेन हेमरेज होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि मानसिक तनाव, तो मानसिक तनाव से बचिए। यदि मानसिक तनाव किसी भी प्रकार का है जो लगातार बना हुआ है, या अचानक से कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में हम अपने आप को तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं, तो हमें समझदारी का परिचय देते हुए उस तनाव से अपने आप को दूर करना है। हो सके तो आप मेडिटेशन करिए, म्यूज़िक थेरेपी चालू करिए, या किसी भी प्रकार का अम्यूज़मेंट जिसमें आपको मज़ा आने लगे, डांस करिए, वीडियो देखिए। तत्काल वो चीज़ों को महसूस करके ये सारे एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करिए, ताकि वो तनाव आपका कम हो और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ ना पाए। देन फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाने के अन्य जो कारक होते हैं, जैसे कि नमक। कई लोगों की आदत होती है खाने में एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाने की, तो कोशिश करें एक्स्ट्रा नमक का उपयोग ना करें। अत्यधिक सर्दी एवं अत्यधिक गर्मी से बचें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। अत्यधिक सर्दी एवं अत्यधिक गर्मी दोनों ऐसे मौसम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए कारक होते हैं। तो अपने शरीर का तापमान व्यवस्थित रखिए, अत्यधिक सर्दी अत्यधिक गर्मी से बचने का प्रयास करिए। देन फिर अपने मन की बातें, कई लोगों की आदत होती है तनाव हुआ, मन की बातें मन में ही लेकर के बैठे हुए हैं। कोशिश करिए मन की बातें निकाल दें किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिससे अपना हम हर इमोशंस शेयर कर सकते हैं, ताकि मन का भड़ास निकले, मन के जो इमोशंस हैं वो निकले और मन हल्का लगे, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ ना पाए। यदि किसी व्यक्ति में ब्रेन हेमरेज के लक्षण दिखते हैं तो तत्काल उन्हें अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए एवं उनका सीटी ब्रेन जरूर करवाइए, ताकि कोई भी डॉक्टर ये निर्धारित कर सके कि मरीज के आगे ट्रीटमेंट की रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि बिना सीटी स्कैन के ट्रीटमेंट कराना घातक सिद्ध हो सकता है। यदि मरीज का सीटी स्कैन है तो डॉक्टर उस सीटी स्कैन के बेसिस पे ये निर्धारित करता है कि मरीज को कितनी मात्रा में दवाइयों की आवश्यकता है, जिससे उस मरीज का जो ब्रेन में क्लॉट आया है वो आसानी से कम हो सके। या मरीज को सर्जरी की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ब्रेन हेमरेजेस में मरीज को कभी ज़रूरत पड़ती है कि सर्जरी लगे। सामान्यतः अधिकांशतः जितने भी ब्रेन हेमरेज होते हैं, जो छोटे ब्लीड्स होते हैं, वो आसानी से मेडिसिन के माध्यम से ख़त्म किए जाते हैं। मगर कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं जिसमें मरीज को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं लार्ज जो बीजी ब्लीड होता है, इसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है। इंट्रावेंट्रिकुलर जो ब्लीड होता है, इसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है। EDH है, SDH है, इस टाइप के ब्लीड्स में सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो सीटी स्कैन ये डिसाइड करता है कि मरीज को क्या ट्रीटमेंट और कैसा ट्रीटमेंट लगेगा। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्रेन हेमरेज के उपचार क्या क्या हैं, कैसे हम मरीज को ठीक कर सकते हैं और मरीज किस हद तक ठीक हो सकता है, क्या मरीज को सर्जरी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, ये भी हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।